गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 1:35 पे लाइव आया करता हूं जो कि इंडिया में 5 बज चुका होता है। मेरा एक छोटा सा प्रयास सिर्फ जानकारी साझा करना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक अनुभव पहुंचाना है जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। साइट पर मिली हर एक छोटी छोटी बात किताबों में नहीं मिलती है। कई बार एक छोटी सी जानकारी ही किसी को उसके एम तक पहुंचाने में मदद साबित हुई है, होती रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो मेरे लाइव में आकर मेरे प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो जो भी आप तक पहुंचता होगा तो आप लोग उसको पूरा अवश्य सुनें, अवश्य देखें, ताकि और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, ताकि उन तक भी ये मेरा वीडियो जा सके। और अगर एक व्यक्ति भी मेरे वीडियो से उसके काम आसान हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा ही प्रयास है कि किसी भी मेरे भाई को अगर काम में परेशानी हो रही हो तो मेरे इस लाइव में पूछ सकता है, मैं उसको रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं, और ताकि उससे उसके काम में कोई डिफ़िकल्ट ना आए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। हर रोज़ एक नया सबक सिखाती है ज़िंदगी, हर रोज़ एक नया सबक सिखाती है ज़िंदगी। कभी हंसती है कभी रुलाती है ज़िंदगी, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है ज़िंदगी। जो हर हाल में जीना सीख जाता है, जो हर हाल में जीना सीख जाता है, उन्हीं को आगे हंसाती है ज़िंदगी या झुकाती है ज़िंदगी, उसी के सामने झुकती है ज़िंदगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। मेरा एक भाई का कल का वीडियो में एक प्रश्न था कि सर 100 केजी अपना स्टील को बांधने के लिए कितना बेंडिंग वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं भाई को कमेंट में तो बता दिया था, फिर भी यहाँ पे भी लाइव में भी बता दे रहा हूँ। भाई, आप अगर आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप किसी मिस्त्री को बताना है या वो सामान मंगाना है 100 किलो स्टील को बांधने के लिए कितना बेंडिंग वायर की ज़रूरत पड़ता है, या आपको और अधिक स्टील बांधना है और उसमें कितना बेंडिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूँ कि 100 किलो बेंडिंग अगर आपके पास स्टील है तो बेंडिंग वायर लेने के लिए मिनिमम 0.8% लेते हैं, जैसे 100 केजी पर 0.8%। ठीक है, और मैक्सिमम 1.2 तक लेते हैं। ठीक है, और तो आप एवरेज निकालेंगे तो 1% हो जाएगा। ठीक है, तो आप 1% जैसे 100 केजी पे 1 किलो, अगर मान लीजिए 1 टन पे लेना है तो 1 टन पे 10 केजी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, जितना टन आपका रहेगा उतना टन के हिसाब से आप 100 केजी पर केजी के हिसाब से 100 केजी स्टील 1 केजी वेंडिंग वायर का मतलब पकड़ सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपना अगर दुकान से ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, या किसी को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पर 100 केजी में 1 केजी बेंडिंग वायर स्टील को रेनफोर्समेंट को बांधने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बात आपके माध्यम से जितने भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी नॉलेज में आ जाएगा। अगर वो अपना घर खुद का घर भी बनाते होंगे तो बनाने का प्लानिंग करते हों या बना रहे हों तो इसके अकॉर्डिंग वो अपना बेंडिंग वायर मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। मेरा टॉपिक चल रहा था अपना MEPF। जैसा कि मेरा लास्ट सेशन में मैंने बताया था, MEPF का फुल फॉर्म बहुत सारे हमारे दोस्तों को मालूम नहीं रहता है। MEPF का मतलब क्या होता है, MEPF क्या होता है, MEPF के द्वारा क्या क्या काम किया जाता है, तो एक दिन तो पूरा बताना संभव नहीं है। तो उसमें MEPF एम का आज भी फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। MEPF एम का मतलब होता है मैकेनिकल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, P का मतलब होता है प्लम्बिंग,
एफ का मतलब होता है फायर फाइटिंग। तो ये सब के बारे में मैं एक एक दिन डिटेल में बताते जाऊंगा। तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़े रहिएगा, या आप मेरा जो वीडियो आपके पास जाता होगा तो आप लोग मेरा वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि MEPF का मतलब क्या होता है, MEPF में कौन कौन सा एजेंसी काम करती है, क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए, MEPF में का काम कैसे होता है। तो आज मैं यम का अर्थ बताने जा रहा हूँ। यम मतलब मैकेनिकल, यम मतलब मैकेनिकल को HVAC के मैकेनिकल में HVAC का काम किया जाता है, ठीक है। तो HVAC मतलब एच इसमें भी देखिए, इसमें भी शॉर्टकट है HVAC। एच का मतलब क्या होता है, हीटिंग। एच का मतलब हीटिंग, V का मतलब वेंटिलेशन, ए का मतलब एयर कंडीशनर, C का मतलब कंडीशनर, ठीक है। तो HVAC का भी फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए कि HVAC का काम करने जा रहे हैं, आपको फुल फॉर्म ही नहीं मालूम हो तो वही दिक्कत है। तो HVAC में अगर काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या कर रहे हैं, या करते हैं, या कर रहे पहले से कर रहे हैं, तो आपको ये फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए HVAC का, ठीक है। अभी हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनर तो आपको मालूम पड़ गया। उसके नाम में ही सब छिपा हुआ है, क्या क्या मतलब इसमें काम होता है, ठीक है। तो अभी आप अगर HVAC का इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो क्या क्या करना है आपको, मैं एक शॉर्ट कट में बताता हूँ, तो आप लोग सुनते रहिए। जैसे ड्राइंग, पहले आपको ड्राइंग साइट पे जा रहे हैं तो HVAC का ड्राइंग जो है वो एज पर आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग या एज पर डिजाइनर के अकॉर्डिंग अप्रूव ड्राइंग साइट पे है कि नहीं है, ये आपको पहले देखना है। ये नहीं कि मतलब कोई भी ड्राइंग, जैसे फॉर अप्रूवल के लिए एक आता है, फॉर एग्जीक्यूशन के लिए आता है। तो फॉर अप्रूवल वाला ना होना चाहिए, फॉर एग्जीक्यूशन वाला होना चाहिए। फॉर अप्रूवल के लिए इसके लिए आता है कि अपना जो कंसल्टेंट होता है वो साइट टीम को भेजता है कि आप इस पे चेक करके मेरे को अप्रूवल दे दें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए ड्राइंग बना सकूं। तो ऐसा ना हो कि वही वाला ड्राइंग साइट पे चलता हो और बाद में आर्किटेक्ट कंसल्टेंट दूसरा ड्राइंग HVAC का रिलीज कर दिया हो। तो फर्स्ट पहले आपको ड्राइंग देखना है कि कौन सा ड्राइंग से काम हो रहा है, वर्किंग ड्राइंग ही है ना, ऐसा ना है कि फॉर एग्जीक्यूशन फॉर अप्रूवल वाला तो नहीं है। फिर अपना जब ये ड्राइंग ले लेंगे तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, डक्ट का साइज, डक्ट का साइज देखना है, उसका रूटिंग एंड जो भी इक्विपमेंट है वो सब उसमें और ड्राइंग में दिया रहता है, ठीक है। अगर डक्ट ये सब तो ड्राइंग में दिया रहता है, अभी तो देख के तो मालूम पड़ नहीं पाएगा, बस उसमें दिखाई देगा कि डक्ट का रूटिंग इधर जा रहा है, जा रहा है, उसका डिटेल पूरा नहीं दिया रहता। तो डक्ट का एक अलग से ड्राइंग होता है, ठीक है। डक्ट तो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर डक्ट का डायमीटर चेक करेंगे कि एज पर ड्राइंग है कि नहीं है, ठीक है। डायमीटर चेक करेंगे एज पर अपना जो कंसल्टेंट का ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ज्वाइंट प्रॉपर जहाँ पे डक्ट बनाया गया है और उसका ज्वाइंट जो पाइप, उसके कॉपर का पाइप उसके माध्यम से गया है, वो ज्वाइंट जैसे एल भी जाता, मतलब डक्ट अगर बनाते हैं तो एल भी जाता है, C शेप में भी जाता है, उसका ज्वाइंट प्रॉपर से सील्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब ज्वाइंट प्रॉपर तरीके से ना बनाया गया हो। जैसे GI सीट से भी बनाते हैं तो GI सीट प्रॉपर तरीके से बेंड करके बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, ये भी सब देखना है। नो डैमेज और डैमेज नहीं हुआ हो ऐसा चेक करना है। लीकेज, एयर लीकेज नहीं होना चाहिए उसमें से। ऐसा ना हो कि आप बनाए उसमें से एयर इधर से निकल रहा है उधर से निकल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब इंसुलेशन थिकनेस, जो पाइप कॉपर पाइप को इंसुलेटिंग किया जाता है उसका इंसुलेशन का थिकनेस एज पर ड्राइंग लिया गया है कि नहीं लिया गया है। और एक मैं और बताना चाहता हूँ आप लोग से, जो अपन पाइप यूज करते हैं, जो कॉपर का पाइप यूज करते हैं उसमें कौन कौन सा डाया यूज करते हैं वो भी चेक करना है। ये सब चेक करने के लिए पहले आपको ये नहीं कि इंस्पेक्शन करने के तो सीलिंग जब हो जाए तब जाएं। अगर इंस्पेक्शन प्रॉपर इंस्पेक्शन HVAC का करना है तो जैसे अपना सीलिंग से पहले, मशीन लगने से पहले जो अपन स्प्लिट अपना जो
स्प्लिट एसी तो कॉपर पाइप को बाहर अंदर एक इंडोर लग देते हैं, आउटडोर बाहर रख देते हैं, उसमें तो कोई उतना दिक्कत होता नहीं है। ड्रेन पाइप निकाल के बाथरूम के अपना उसमें डाल देते हैं, उसका कोई उसमें कोई उतना वो नहीं होता है टिपिकल, मतलब जैसे डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वो आसान होता है। जैसे अपना जो सीलिंग वाला VRV सिस्टम जो सीलिंग में लगता है, अभी मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। तो VRV सिस्टम जो सीलिंग में लगाया जाता है, वो सीलिंग होने से पहले जो पाइप यूज किया गया है, जैसे चिलर वाटर पाइप, वो कितना साइज़ का होना चाहिए, वो साइज उसके अकॉर्डिंग लगाया गया है कि नहीं गया है। मैक्सिमम अपना मिनिमम 25 mm से मैक्सिमम 50 mm तक यूज किया जाता है। अपना रेफ्रिजरेंट कॉपर पाइप 9 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm तक यूज किया जाता है। तो वो सब ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इंसुलेशन का थिकनेस क्या होता है, तो अपना सप्लाई एयर डक्ट के लिए कितना थिकनेस होगा, अपना रिटर्न एयर के लिए कितना थिकनेस लेते, फ्रेश एयर के लिए कितना थिकनेस लेते हैं। तो जैसे नॉर्मली हम लोग सप्लाई एयर डक्ट के लिए 25 to 50 लेते हैं, सप्लाई के लिए भी वही लेते हैं, फ्रेश एयर के लिए भी वही थिकनेस लेते हैं। केवल रिटर्न के लिए 19 to 25 mm तक होता है, ठीक है। रिटर्न एयर डक्ट के लिए 19 to 25 mm तक लेते हैं। तो ये सब चेक करने के लिए आपको सीलिंग होने से पहले, ठीक है, VRV सिस्टम लगने से पहले ये सब पाइप का रूटिंग पूरा चेक, मतलब इंस्पेक्शन के अंदर आता है। पूरा चेक करने के बाद अपना VRV सिस्टम वगैरह जो भी इंस्टॉल करना है करके प्रॉपर उसको कमीशनिंग वगैरह करने के बाद अपन क्या करते हैं, वो अपना सीलिंग का वर्क करते हैं। सीलिंग में कई टाइप का सीलिंग आता है, वो आगे मैं बताऊंगा। पहले MEPF का सेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं सीलिंग पे आऊँगा, सीलिंग का भी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो अपना जो पाइप का टाइप बता दिया, इंसुलेशन का टाइप बता दिया, डक्ट में क्या क्या चेक करना है वो बता दिया। सपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, सपोर्ट भी मेन इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप डक्ट स्ट्रेट लेके जा रहे हैं, सपोर्ट का अपना जो हैंगिंग करना है वो मतलब 1 फुट इधर कर दिए। तो सपोर्ट प्रॉपर जगह पे होल्ड करना है, यानी स्लैब में आप सपोर्ट के लिए बेल्डिंग का काम करवा दिए, चाहे उसमें अपना ड्रिलिंग करके हैंगिंग करने के लिए उसका क्लैंप वगैरह लगा दिए। तो प्रॉपर जगह पे ड्रिलिंग करना है, प्रॉपर जगह पे क्लैंप लगाना है, ताकि देखने में भी खूब अच्छा लगे। और जो जिसको हैंगिंग करना है वो जब AC चले, तो जब एयर पास आउट हो तो हिले मत, ठीक है, हिले मत, जैसे अपना कर्व में ना हो, तो वो सब ध्यान देना है, ठीक है। तो वो प्रॉपर सपोर्ट और हैंगिंग प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो अपना ये सब विशेष ध्यान देना चाहिए। सपोर्ट वगैरह, डिफ्यूज़र एंड ग्रिल, अभी आप हैंगिंग वगैरह सपोर्ट वगैरह चेक कर लिए, फिर डिफ्यूज़र एंड ग्रिल कहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग लगा है कि नहीं लगा है, ये भी आपको चेक करना है। प्रॉपर एयर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डैमेज तो नहीं हुआ है। ग्रिल अगर मान लीजिए आप ग्रिल तो सीलिंग होने के बाद ही लगाया जाता है, लेकिन उसके लिए कटआउट छोड़ा जाता है। तो ग्रिल ऐसा ना हो, डैमेज वाला ना हो, क्योंकि वो नीचे से ग्रिल दिखता है, तो ग्रिल डैमेज नहीं होना चाहिए। जो कलर सीलिंग का कलर वाला है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइनर ऐसे होते हैं जो सीलिंग का कलर होता है वही ग्रिल का भी कलर लेते हैं। तो ये सब आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट एंड ड्रेन पाइप, उसके बाद का पॉइंट आपको क्या चेक करना है, रेफ्रिजरेंट एंड ड्रेन पाइप में क्या क्या चेक करना है। इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है, ड्रेन पाइप का स्लोप मेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी मान लीजिए जैसे मैं स्प्लिट AC का बताया, ड्रेन पाइप डालना जाता है, तो ड्रेन पाइप को लाने के लिए मान लीजिए वहाँ से स्प्लिट AC से पानी, अगर वेस्ट पानी निकल रहा है, तो अपना ड्रेन पाइप के द्वारा होते हुए एंटी नानी ट्रैप में जाता है। तो नानी ट्रैप में उसका प्रॉपर स्लोप है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो पानी आकर पाइप में रुकते जा रहा है और बाद में ओवरफ्लो कहीं से ना कहीं होके फिर AC के रास्ते से, क्योंकि पाइप तो पूरा बंद रहता है तो कहीं से गिरेगा नहीं, तो ऊपर से गिरना लगे या अपना दूसरे जगह जाके
गिरने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर मतलब वो होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। जो जिसके द्वारा ड्रेन आउट कर रहे हैं वो पाइप प्रॉपर अपना क्या बोलते हैं सोलवेंट वगैरह जिससे भी पाइप को टाइट किया जाता है वो टाइट होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में अपना जो भी मशीन ये चाहे जो भी मशीन लगा रहता है उसमें प्रॉपर लाइट के कनेक्शन, चाहे अपना VRV सिस्टम, स्प्लिट AC सिस्टम जो भी है उसमें लाइट का कनेक्शन देना पड़ता है। बिना लाइट का कुछ चलता नहीं है, तो लाइट का कनेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए एज पर कंपनी का जो स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होगा, AC फॉल्ट कर जाएगा, मतलब जल जाएगा अगर प्रॉपर से उसका कनेक्शन नहीं हुआ है तो, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं अभी तो सुनने में आया गर्मी का मौसम चल रहा है इंडिया में, कई जगह AC रात में जैसे धुआं फेंक देता है, जल जाता है। अभी तो सुनने में अभी ताज़ा खबर है कि एक आदमी सो रहा था रूम में, AC ऐसा मतलब फटा कि उसके घर में आग लग गया। वो उसके गैस से उसके घर बंद था पूरा, जानते हैं AC चलता है तो पूरा कमरा कहीं से भी बाहर का एयर नहीं आता है, तो जब फटा तो पूरा गैस उसके रूम में भर गया और आग भी लग गया, उससे वो आदमी का मौत हो गया। तो लाइट का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। इंस्पेक्शन के समय ये लाइट के कनेक्शन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर लाइट के कनेक्शन तो दे दिए, अर्थिंग भी विशेष ध्यान, अर्थिंग पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी आपका VRV सिस्टम है, स्प्लिट AC है, उसका जहाँ से लाइट दे रहे हैं वो लाइट का कनेक्शन अपना अर्थिंग है कि नहीं है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब अभी MEPF के बारे में छोटा सा मेरा एक प्रयास था आप लोग के साथ साझा करने के लिए। तो जितना हो सकता है मैं शेयर किया हूँ। तो अभी मैं अपना लाइव सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आगे का मेरा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आता है, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या इंस्पेक्शन किया जाता है, लाइट, DG, ट्रांसफार्मर, ये सब घर में कितना, अगर मान लीजिए 20 महल की बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें क्या क्या लाइट में क्या क्या यूज किया जाता है, ये सब मैं कल डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग कल मेरे लाइव में आके और ये सब सुन सकते हैं। और जो भी मेरा वीडियो तो आप लोग के पास अगर लाइव में नहीं आ पाते हैं तो मेरा वीडियो तो आप लोग के पास पहुंचता ही होगा, तो आप लोग उसको देखिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो को देख के नॉलेज प्राप्त कर सके। एक छोटा सा प्रयास है मेरा, अगर उस प्रयास से किसी एक भाई का भविष्य या उसका सपना साकार हो जाता है तो मेरे लिए बहुत है। थैंक यू एवरीवन।